हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षात्रा। आज हम देखेंगे जो हमने 10.2 तक देख लिया है ना। हमने क्या किया है अभी तक, हमने 10.1 और 10.2 के लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं लॉजिकल तरीके से, बहुत अच्छे से। और इसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसके बाद अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल आपको बताए हैं। हर चैप्टर के लिए हम ऐसे ही कर रहे हैं और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 2 के लिए। ठीक है, अब टर्म 2 के लिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या आप जितने जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हो। टाइम बहुत ज़्यादा है, अब ये मान के नहीं चलना है कि बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। तो प्रिपरेशन के लिए ऐसा समझो कि जो कुछ है बस इतने दिन में हमें करना है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए। हम टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और बेसिक कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ताकि यदि बेसिक क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो 10.2 के कुछ रह गए थे तो हम इसी में डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट, ये एग्जांपल्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर 10.2 के भी क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 10.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फिर 3, 4, 5 और जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है ना, कुछ आपका डिलीटेड भी है तो वो नहीं करेंगे हम। जो है आपका एग्जाम से रिलेटेड वही कर रहे होंगे। अब देखते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल टू आई प्लस 2j एंड b इक्वल टू 2i प्लस j इज मॉड ऑफ a इक्वल टू, सॉरी इसे हम क्या कहते हैं, इसे मॉड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आर द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी इक्वल। यदि हमें बोला है कि ये दो वेक्टर दिए हैं, हमें गिवन है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2j एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस j, और हमें दिया है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। यदि उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब हमने क्या देखा था, इक्वल का मतलब हमने ये देखा था कि आई के आई कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, मतलब आई इक्वल टू 2। यदि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल टू कब हो सकते हैं, जब आई का कोफिशिएंट और इस आई का कोफिशिएंट इक्वल हो। तो इक्वल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, और जे के कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तीनों कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो इक्वल होंगे, दो वेक्टर इक्वल होंगे। तो है तो नहीं, पर और कंसीडर करते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, तो हम ऐसा मानते हैं इस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल है यानी वो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमने बोला कि वेक्टर ए कितना दिया है हमें, वेक्टर ए सबसे पहले जो गिवन है लिख देंगे ऐसे सॉल्व। ठीक है, फिर ऐसा लिख देंगे गिवन वेक्टर ए इक्वल टू दिया है हमें आई प्लस 2j एंड वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 2i प्लस j, ये दिया है। अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ये हमें चेक करना है ये है या नहीं। ठीक है, तो या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेक वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, आपको बतानी ये है या नहीं है, तो चेक करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस 2j। ठीक है, अब आपने ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ये 2i प्लस j। तो हम कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू होना चाहिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये तो इक्वल है √5 इक्वल टू √5, मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। लेकिन जब हम इक्वल देखेंगे आर द वेक्टर्स तो हम बोल देंगे इट इज ट्रू। ठीक है, फिर हम देखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये इक्वल है या नहीं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल कब होते हैं, जब आई का कोफिशिएंट जो है कोफिशिएंट ऑफ आई इक्वल टू होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ आई इन वेक्टर ए, ठीक है, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई इन वेक्टर बी। तो वो तो इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब ये जो है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी then 1 equal to not equal to 2, so vector a and vector b is not equal vector। ठीक है, बस इतना हम सफिशियंट है, ये 2 मार्क्स में आएगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सोशल साइंस नहीं बनाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर, वन सेकेंड, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अब हमें कहा है 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे एक और टाइप का देखेंगे हम कैसा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फाइंड यूनिट वेक्टर हमने क्या देखा था, सबसे पहले गिवन वेक्टर जो भी दिया है हम वो लिख लेंगे, फिर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या होगा इसका, ऐसे
हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो कैसे निकालते हैं 2i + 3j + k, तो ये जैसे का तैसा लिख देंगे हम। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है 1 सेकेंड रुको, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 2i + 3j + k और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आप पहले निकाल सकते हो, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ऐसे करके आप नीचे इसके निकाल सकते हो। ठीक है, फिर वैल्यू रख देना, या फिर यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि √2² 4 + 3² 9 + 1²। आपको पूरा लिखना है 2², फिर 3², फिर 1², फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया ये देखते हैं हम। तो कैप ए इक्वल टू आ जाएगा, या यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू आ जाएगा 2i + 3j + k अपॉन में 9 + 1 10, 10 और 1 14, तो ये 14 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, हमें तो i के कोफिशिएंट बताना है, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 2 √14i + 3 √14j + 1 अपॉन √14k, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ में आया जो मैंने आपसे बोला, जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। चेक करके देखो होता है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करके देखते हैं यहाँ पे कि इसका ये बताना नहीं है आपको, ये आंसर आ गया, यहीं तक लिखना है। मैं आगे बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपके। ठीक है, तो देखते हैं, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सॉरी मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए यदि यूनिट वेक्टर है तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 का स्क्वायर 4, √14 का स्क्वायर 14, 3 का स्क्वायर 9, फिर √14 का स्क्वायर 14, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √14 का स्क्वायर 14 आ जाएगा एलसीएम। और 9 4 13 1 14 से 14 कैंसिल, कितना आ गया √1, मतलब कितना आ गया 1। तो देखा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो याद रखना है। आपका आंसर यहाँ तक आ गया था, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। आप देखते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा था आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए i-2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो हमें पता है, हमें क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हम इसके डायरेक्शन में क्या निकाल लेंगे, इसके डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर होगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, या फिर ए भी लिखा है ना, फाइंड अ वेक्टर। फाइंड अ, ए का मतलब एक होता है, एक मतलब यूनिट बोल सकते हो आप। तो अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 यूनिट है। चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि, या फिर ऐसा बोल दिया कि कोई वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड अ वेक्टर। हमें एक वेक्टर निकालना है किसकी डायरेक्शन में, ए वेक्टर ए i-2j, मतलब इसकी डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में है तो इसका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना है दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 7 यूनिट। अब हम सोचेंगे कि 7 यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, तो हम तो कैसे कर सकते हैं, हमें तो ये पता है कि 1 यूनिट कैसे निकालते हैं। किसी की 1 यूनिट लानी होगी मैग्नीट्यूड, तो हम पता है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, लेकिन वो कैसे निकालें सोचेंगे हम थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले समझ लो, फिर क्यों कर रहे हैं सब वो देखते हैं। तो देखो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। सो सॉल्व, सबसे पहले हम सॉल्व लिख देंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन वेक्टर ए इक्वल टू i-2j। ठीक है, एंड अब वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हमें इसके में निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब क्या आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, यूनिट वेक्टर का 1 निकलेगा। यदि मैंने उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब उसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। समझ में आया या नहीं, देखो चेक करके देखते हैं कैसे। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार समझ लो पूरा, फिर देखना अपने आप क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए है, वेक्टर ए कितनी वैल्यू है इसकी, i-2j है। ठीक है, और जो ये वेक्टर ए है ना, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर। याद रखना ये यूनिट वेक्टर नहीं है, हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर। वो कैसे निकलता है, ऐसे कि i-2j
अपॉन में क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आ गया ये i माइनस 2j अपॉन में 4 + 1 5 आ गया √5। तो वेक्टर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, i के अपॉन में √5 प्लस सॉरी माइनस 2 के अपॉन में √5j। ठीक है, या ऐसे 1 लिख के और यहाँ i लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। अब आप कहोगे यदि हम तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो कुछ और भी आ सकता है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैं क्यों कह रहा हूँ यदि 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड 7 चाहिए। मैग्नीट्यूड 7 चाहिए मतलब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करके प्लस करते हैं उनके कोफिशिएंट को, i j k के कोफिशिएंट को, तो हमें क्या मिलता है, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो हमें कितना लाना है, 7 यूनिट लाना है। तो देखो यदि मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो क्या आएगा, हमें पता है इसका यूनिट वेक्टर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, 1। निकाल के देख लो, यदि मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 7 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर ऐसा बन गया 1√5i माइनस 2√5j, ऐसा ही बन जाएगा। तो देखो यदि मैंने 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 7 को मैं कॉमन निकालूं, बात एक ही है। चलो 7 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर करके प्लस कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। वो 7 आता है यानी वो देखते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया अपॉन में 5 प्लस 14 का स्क्वायर 196 अपॉन में 5। इसका हमें रूट निकालना है और सम करना है इनको, तो एलसीएम 5 आ जाएगा। इन दोनों को सम कर दो तो ये आ जाएगा 245। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ओके, अब देखो तो ये 5 से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपने सोचा होगा कि हमने ऐसा क्यों कर लिया। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि इसके कोफिशिएंट में देखो 7 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं, अरे 7 का स्क्वायर इसमें भी होगा, 7 का स्क्वायर इसमें भी होगा, 7 स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो इतना ही तो आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैग्नीट्यूड में तो वो तो 7 ही मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। एक काम करना, फिर से देखना वीडियो को यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें अब वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर let vector be in the direction of vector vector a equal to I minus 2j that magnitude has 7 यूनिट या 7 यूनिट्स। ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखो क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को हमने यहीं रखा और लेट वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 7 वेक्टर ए, तो हमें ऐसा मिल जाएगा 1/√5i माइनस 2/√5j। ठीक है, तो बस इसका मल्टीप्लाई ऐसे जो किया है हमने वो करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बस इतना ले आना है कि जो वेक्टर 7a है ना, 7 जो आपका a कैप है या यूनिट वेक्टर a है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसे वेक्टर b लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जो 7 वेक्टर a है ना उसे b से प्रेजेंट कर देंगे हम, तभी तो इसका मैग्नीट्यूड, हमने क्या बोला है कि एक वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, तो वेक्टर इसका होगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7a इक्वल टू वेक्टर b। तो बस आपका आंसर आ गया। तो यहीं तक आंसर था आपका, इतना ही निकालना था, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तो गिवन नहीं है, इसको माइनस प्लस कुछ भी मान लेते हैं, प्लस ही मान लो चलो। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इनके सम का। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखा, यहाँ पे सॉल्व लिख देना। ठीक है, फिर गिवन वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 5k एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, कैप भी लगा लेना क्योंकि कभी कभी कोई टीचर इसके भी मार्क्स आपके काट लेता है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है, निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 2 + 2i प्लस 2 + 1j प्लस 5 + 3k।
ठीक है, ज़्यादा स्पीड से तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 8k। बस अब आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसके रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपने ये निकाल लिया, एक काम करो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो क्योंकि ये लगेगा हमें। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 9 25 एंड 64 को जोड़ देते हैं। 5 और 4 9 6 और 2 8 89, तो ये आ गया रूट 89। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं की हमने। 8 64 538 213 और 224 437, सॉरी यहाँ ऐड करना है 16 9 25 25 और 5 4 9 एंड 6 2 8। ठीक है, राइट है। तो अब ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। और अब हमें यदि मैग्नीट्यूड मिल गया ना, तो अब हमें निकालना है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर ऑफ, ऐसे लिख दो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो अब हम ऐसा नहीं करना कि यहाँ कैप लगा दिया आपने, ये नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसे ब्रैकेट में भी दे सकते हो। तो अब कैसे आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो हमने तो रख दी है वैल्यू। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना आया है 4i प्लस 3j प्लस 8k। ओके, एंड अपॉन में क्या आया है अपने रूट में 89। अब देखो 4 के अपॉन में कितना आ गया है रूट 89 प्लस 3 के अपॉन में कितना आ गया है रूट 89 j, ये i आ गया है और ये k आ गया। तो 8 के अपॉन में रूट 89 k। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए एंड हैंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि हमें ना डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं वेक्टर ए के एंड हैंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस, और उसके बाद हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी बताने। तो हमें पता है कि ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो गिवन जो भी हमें लिख लेंगे, गिवन क्वेश्चन में लिखना कैसे मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। सॉल्व लिखा, इसके बाद गिवन लिख दिया, गिवन वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद क्या लिखना है हमें, अब हम ऐसा करेंगे कि राइट द डायरेक्शन रेशियोज। तो कंपेयर वेक्टर ए विथ स्टैंडर्ड वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk एंड हेयर x y एंड z आर डायरेक्शन कोसाइंस। देख लेना कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये तो लिखा है डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो लिख सकते हो आप। अब देखो एंड हेयर ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन कोसाइंस। अब इतना तो पता है ना हमें। अब हम क्या करेंगे, ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने क्यों होते हैं ये एक्स वाई और जेड। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे भी देगा क्वेश्चन में कि जो एक्स ऐसा है कि एल आई प्लस एम जे माइनस 2 एन के एंड हेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो एल एम एन क्या दिया होगा, डायरेक्शन कोसाइन दिए होंगे और इसके कोफिशिएंट में देगा वो आई जे और के। तो हमें पता है यदि हम ये डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। चेक कर लेना है या नहीं। ठीक है, तो ऐसा करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड। एंड हेयर एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल चुके हैं, कितने हैं तो देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया है 1 आ गया है, y इक्वल टू कितना आ गया है 1, z इक्वल टू कितना आ गया है -2। अब एक काम करते हैं हम, हमें मिल गया है ये। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू होता है x के अपॉन में r, जहाँ पे r क्या है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और
कॉस बीटा इक्वल टू क्या है, y अपॉन वेक्टर बी। ये कैसे लिख रहे हैं हम, वेक्टर ए ही आएगा यहाँ पे। ये कैसे लिख पा रहे हैं हम, अरे हमने पढ़ा है, जो प्रीवियस वीडियो है ना वहाँ पे हमने बहुत डीपली अच्छे से देखा है इसको, तो देखना आप, चेक करना। तो देखो अब कॉस गामा इक्वल टू, अरे हमने इसमें देखा था, देखो ऐसे बनाया था हमने, ठीक है। और हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया था जिसे हम वेक्टर आर से डिनोट कर रहे थे, तो जो 90 एंगल बना रहा था इससे वाई से, तो हमें पता है कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बीटा एंगल बनाता है, तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो गया, y अपॉन में आर, तो y के अपॉन में आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर याद रखना, ठीक है। तो हम कॉस बीटा को ऐसे लिख रहे हैं, देखो y अपॉन आर, आर क्या था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर ए को नीचे लिख रहे हैं, और कॉस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, z अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब बस सॉल्व कर लेते, तो x के अपॉन में ये कॉस अल्फा है, x के अपॉन में कितना आ गया, x की वैल्यू भी तो पता है ना हमें, रख देते हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 के अपॉन में वेक्टर ए कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, निकाल लेते हैं, 1 + 1 + 4 वेक्टर 6, सॉरी रूट 6 आई है ना, रूट 6 आई आई का कोफिशिएंट ही तो होता है ना, तो ये कॉस अल्फा हो गया है, ठीक है। और कॉस बीटा कितना हो गया है, तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 1/√6 आ जाएगा, और कॉस गामा कितना आ जाएगा, कॉस गामा आ गया है जेड, कॉस गामा इक्वल टू आ गया है जेड कितना है, -2 है, और अपॉन में कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, √6। बस अब आपको इतना आंसर आ गया, एंड हैंस कैलकुलेट द इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गई इसकी। अब यहां तक आंसर आपका सॉरी यहां तक आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहां तक आंसर कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा और लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और लॉजिकल सोचते हैं हम यहाँ पे, कि यदि मैं बताऊं आपको कि यदि डायरेक्शन कोसाइन हमें दिया है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो हमें इतना पता है कि यदि डायरेक्शन कोसाइन हमें दिए हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये चेक करने के लिए, यदि आपने पूरा सॉल्व कर लिया और आपको लग रहा है कि कहीं डाउट है, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ये चेक कर लोगे। तो हर टाइप के, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया कैसे चेक करना है, इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूँ। वहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए देख रहे थे, यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए देख रहे हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 1/6, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मतलब 1/6, 1 का स्क्वायर 1 और 6 √6 का स्क्वायर 6, प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 6 का 6, तो देखो 6 आ जाएगा आपका एलसीएम, ये 1 + 1 + 4, और देखो कितना आ गया 6/6, मतलब 1 आया या नहीं आया, मतलब ये सही है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यदि वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो देखो यदि 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ कोई हमें दिखे, तो हम क्या बोलेंगे इससे, है ना। तो देखो अब हम बोलेंगे कि जो अपना P2 है, तो OI क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP2, ठीक है, OP1 और एक OP2 है, तो OP1 की यदि हम बात करें, वेक्टर OP1 कितना हो जाएगा, XI प्लस Y1J। ये कैसे आता है XI YJ, क्यों लेते हैं वो भी बताया मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, प्लस Z1K, इतना आ गया, कैप लगा हुआ है सब में। अब देखो अब OP2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर OP2 इक्वल टू ये आ गया है X2I प्लस Y2J प्लस Z2K, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यदि हमें बोला है कि आप ना P1 P2 निकालो, वेक्टर P1 P2 निकालो, मतलब यहां से यहां तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हमें निकालना है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ना, हम जब भी P1 से P2 तक निकालें, तो आपको जो लास्ट है टर्मिनल पॉइंट जो है उसके XI YJ और Z के, मतलब जो I J और K के कोफिशिएंट है उसको इससे माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे, X2 - X1I प्लस Y2 - Y1J प्लस Z2 - Z1K, तो ये आ जाता है आपका P1 P2 वेक्टर। ओके, तो ऐसे निकालते हैं हम, तो X2 - X1 ये आ गया है आपका, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यदि आ जाए तो देखो, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। डायरेक्टेड मतलब डायरेक्टेड लाइन पढ़ा था हमने सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा 10 चैप्टर का वो, ठीक है, क्या पढ़ा था, सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर लिया है हमने। अब देखो यदि मैं बोला है वेक्टर P से हमें Q तक जाना है,
कि डायरेक्शन कैसा है इस वेक्टर का, पी से क्यू तक। पी के पॉइंट कितने दिए हैं, 2 3 0, ठीक है, और इसके पॉइंट कितने दिए हैं, -1 -2 एंड -4, ठीक है। तो अब हम इसको ऑरिजिन से कनेक्ट कर देंगे, ऑरिजिन से कनेक्ट कर दिया तो अब हमें पता है कि ये O हो जाता है, ये P हो गया है और ये Q हो गया है। तो हमें पता है वेक्टर OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP बताना है ना, तो 2i + 3j + 0k, तो इसको नहीं लिखते हैं या लिख भी सकते हो, ठीक है। अब OQ निकालना है हमें, वेक्टर OQ, तो वो कितना आएगा, -i - 2j - 4k। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है P से Q तक डायरेक्शन, तो हमें क्या निकालेंगे, PQ निकालना पड़ेगा हमें। अब PQ कैसे निकलेगा, यदि आपको देखना है, यदि आपको ये चीज देखनी है कि कैसे ला रहे हैं, ठीक है, ये हम कैसे ला पा रहे हैं, तो देखो इसमें वेक्टर फॉर्मूला लग जाएगा आपका, कैसे वेक्टर ट्रायंगल सम फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, कि OP इक्वल टू कितना होगा, OP प्लस PQ इक्वल टू आएगा OQ, इक्वल टू क्या आ गया, OQ आ गया, ऐसे बोलेंगे ना हम। देखो तो PQ इक्वल टू कितना आ गया, देखो PQ को यहीं रखो, PQ निकालना है आपको तो PQ को यहीं रखते हैं, OQ माइनस OP आ जाएगा। देखो तो वही तो करेंगे हम यहाँ पे, यदि हमें P से Q तक निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ये क्यों कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं हम सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो वेक्टर PQ है, OQ कितना है, -i - 2j - 4k। मैं आपको कहूँगा कि आप इनको ब्रैकेट में ही रखो जब भी माइनस दिया हो, प्लस में भी ऐसे ही रखना है ताकि गलती ना हो, माइनस से मिस्टेक हो सकती है। तो -i - 2j - 4k -2i - 3j, ओके। अब सॉल्व कर लो, तो -i है -2i है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -3i -2j बस एक ही है, तो नहीं एक और है, -2 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 5j आ जाएगा, -4k एक ही है तो ये आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर, बस सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने सेक्शन फॉर्मूला 11th में भी पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा होगा, और आपने जो है 10th में भी पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला। तो वहाँ पे नंबर्स की टर्म में पढ़ रहे रहते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेक्टर की टर्म में, ठीक है। तो देखो कैसे, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, मतलब एक लाइन है, एक वेक्टर है, जो कि हमने ऐसे बोल दिया कि ये हो गया पॉइंट A, ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और कोई बाहर से पॉइंट है जो कि R हो गया, ठीक है। तो हम हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, तो हमने इसको मिला दिया, एक सेकेंड, हमने इसको मिला दिया, हमने इसे मिला दिया, हमने इसे मिला दिया, ठीक है। तो A और B एक लाइन है, ठीक है, A to B एक लाइन हो गई, जिसको हमने किस रेशो में डिवाइड कर दिया, m/n में डिवाइड कर दिया है इसे। और कौन डिवाइड कर रहा है, ये R डिवाइड कर रहा है इसे, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट, ये कैपिटल भी ले सकते हो, कैपिटल A कैपिटल B, ये कैपिटल आपने R कर दिया पॉइंट को, ठीक है। तो हम इससे रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर R हो गया, और ये वेक्टर B हो गया। तो जो वेक्टर A है ना, जो वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर R हो गया, ये वेक्टर B हो गया, तो AB को जो है डायरेक्टेड लाइन AB को, ये जो OR है या वेक्टर R है, वो उसे m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टी लगेगी और आपका ये निकल गया जाएगा, ठीक है। तो वो निकालना अभी हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना देखते हैं, यदि जब भी ये क्या करे, आपको इंटरनली डिवाइड करे किसी वेक्टर को, तो हम बोलते हैं कि वेक्टर R इक्वल टू होगा हमेशा वेक्टर m वेक्टर B प्लस m वेक्टर A अपॉन में m प्लस n, ठीक है। अब यदि हमें कोई बाहर पॉइंट दिया है, कोई R यहाँ नहीं दे के कहाँ दे दे, हमें ऐसे कोई लाइन दी है, हमें कोई ऐसी लाइन दी हुई है, और हमें बोल दिया कि आप एक काम करो, ये आपका वेक्टर A हो गया है, ये वेक्टर B हो गया है, और ये कोई बाहर पॉइंट है R जो कि इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये हमने O से इनको मिला दिया, ठीक है। तो अब देखो ये सीधी लाइन है, ठीक है, वो आपको दिख रही होगी कि सीधी लाइन है, ऐसा एज्यूम करके चलो, ठीक है। अब देखो,
तो अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, कितना डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो ये m रेशो n में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पूरा m हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वो n हो गया, ये याद रखना, ठीक है। तो m रेशो n में डिवाइड करता है, इसलिए हम m में से n माइनस करते हैं। देखो मैंने कहा आप ना ये निकालो, ये निकालो, तो आप कैसे निकाल पाओगे, आप पूरे में से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो वहीं तो करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ओ आर निकाल रहे हैं, ओ आर मतलब ये ओ से आर तक, ठीक है। ये आप वेक्टर सॉरी ट्रायंगल सम से करोगे ना तो निकल जाएगा। तो देखो, तो हम माइनस लगाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यदि वो बीच से डिवाइड करे, बीच पॉइंट पे डिवाइड करे, तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसे बीच में डिवाइड कर रहा है 1:1 पे, तो ये हमेशा, अब देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 का मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर ए आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे बी में तो बी आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो बस इतना आ गया है आपका। तो ये हो गया है इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करे या फिर मिडिल पॉइंट पे डिवाइड करे। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 है 10.2 का आपका। कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजिशन वेक्टर OP 3a - 2b and OQ a + b. Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q in the ratio of 2:1. एक इंटरनली डिवाइड करता है हमें और एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यदि हम यहाँ पे वेक्टर्स बना लें कि ये जो है P हो गया, ये Q हो गया है, और एक पॉइंट है, कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q कंसिडर कर लिया, विथ पोजीशन वेक्टर OP, जो कि पोजीशन वेक्टर है, यदि हमने O से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो ये हमें दिया है कितना, 3a 3 वेक्टर A - 2 वेक्टर B, ठीक है, एंड OQ, और हमें OQ जो दिया है वो दिया है कितना, वेक्टर A + वेक्टर B, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ a point R which divides the line joining P and Q in the ratio of 2:1, ठीक है। हमें ये दिया कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आ पॉइंट R, ठीक है। तो एक पोजीशन वेक्टर R कभी कभी इंटरनल डिवाइड कर सकता है, वो कभी एक्सटर्नल डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ बना लेना, फिर R से कर देना। तो ये फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सीधे हम देखते हैं, यदि इंटरनल डिवाइड करे 2:1 पे तो कैसा होगा, हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, या वेक्टर OR भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A अपॉन में m प्लस n, ठीक है। तो देखो m है, वेक्टर B कितना है, तो वेक्टर ए बी से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आपको ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। m मतलब वेक्टर B मतलब कौन सा था, वेक्टर B मतलब ये वाला, ठीक है, और वेक्टर A मतलब ये वाला। तो m का मल्टीप्लाई किस में करना है, m का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो m का मल्टीप्लाई q में कर दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ऐसा। और m कितना है, 2 है, m 2 है, वेक्टर B प्लस n कितना है, 1 है, ये वेक्टर A प्लस नहीं, ये है 3a 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपॉन में m प्लस n मतलब 2 + 3। बस सॉल्व कर लेते हैं अब आगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B प्लस 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपॉन में 3, ठीक है। तो 2a प्लस 3a वेक्टर 5a प्लस 2b में से 2b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वेक्टर R, इतना होगा, ठीक है। अब देखो यदि एक्सटर्नली डिवाइड करें तो क्या होगा, मतलब बीच में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे इतना और फिर माइनस लगा देंगे। तो 2 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B, बीच में माइनस आता है यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3a और प्लस का 2 वेक्टर B अपॉन में 2 - 1 मतलब 1। तो ये वेक्टर आ गया जब एक्सटर्नली डिवाइड करे। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सटर्नली करके आप सॉल्व कर देना इसे, ठीक है। अब देखते हैं, तो 2a माइनस 3a कितना आ जाएगा, माइनस वेक्टर A, 2b प्लस 2b प्लस का 4b, तो ये आ गया वेक्टर R जब एक्सटर्नली डिवाइड करे तो ये होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपका इतना ही आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट A B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें शो करना है जो ये पॉइंट है, हमें ऐसे दिया होगा ना, ये इस तरीके से कुछ दिया होगा,
ये ए बी पॉइंट हो सकता है, ये सी। तो अभी हम बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्या पता ए सी बड़ा हो, क्या पता ए बी बड़ा हो, क्या पता बी सी बड़ा हो। तो जो भी बड़ा होगा वो इसका क्या हो जाएगा, वो इसका हो जाएगा एच हाइपोटेनस, ठीक है, एच हो जाएगा वो। तो याद रखना है आपको। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ए बी सी अभी नहीं लिखते हैं, सॉल्व हो जाएगा तब लिखेंगे। अभी हम निकाल के देखते हैं ए बी। यदि हम वेक्टर ए बी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए करके। तो आई माइनस 2j, मतलब इनके कोएफिशिएंट माइनस हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखोगे, इसके बाद हम चेक करेंगे राइट एंगल है या नहीं। तो ए बी बी सी और सी ए निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि ऐसे कर दें हम ए बी और सी, तो ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लेना, फिर ए सी निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही तो निकालते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ओके। तो निकाल लेना ऐसा। तो देखो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कितना आएगा, ए बी आ जाएगा 1 से 2 को माइनस करोगे तो -1 माइनस आई, फिर -3 -1 -3 -1 -4j, ठीक है। -5 -1 +1 तो माइनस का 4k। याद रखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा निकालना है। चलो बी सी निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालोगे। तो बी सी कितना आएगा, बी सी आएगा 3 - 1 i प्लस -4 प्लस -4 -3j प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं, तो भाई प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके कोएफिशिएंट तो माइनस में ले रहा है ना हम। तो फिर यदि माइनस में आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अब देखो के कैसे निकलेगा, के निकालने के लिए हम बी सी निकाल रहे हैं। तो -4 -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा ना। वैसे ये भी होगा -4 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 होगा। वैसे ये देखो -3, एक सेकेंड, 2i और ये तो ठीक है, माइनस का प्लस थोड़ी ना कर रहे हैं, -3 माइनस j, तो +1 आ जाएगा। हमने इन दोनों को देखा है, इन दोनों को सॉल्व किया है 1 मिनट, इसलिए गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए आप पर्टिकुलर लिख लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। लिख देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी नहीं करते हैं आप। मैं सोच रहा था कि आपको ये बन जाता होगा, पर गलतियां हो रही है इसमें, ठीक है। जब भी हम वेक्टर ए से बी निकालते तो बी माइनस ए करते हैं, आपको पता होगा। तो बी माइनस ए कर दो तो 1 -2 कर देंगे हम आई, फिर माइनस नहीं लगा के प्लस लगाओ, ठीक है। प्लस सबके लिए लगेगा, -3 और माइनस माइनस का +1 हो जाएगा। ये भी आपको लिखना, माइनस लिखा फिर -1 लिखना, जे आ गया, ठीक है। अब देखो प्लस का के लगा दो, प्लस -5 -1 के आ गया। तो ए बी निकल के आ गया कितना, वेक्टर ए बी कितना आ गया, -i -2j और -6k, इतना आ गया। अब बी सी निकाल लो, तो बी सी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब 3 - 1 2i -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4 + 3 तो माइनस का j, ठीक है। -4 +5 तो प्लस का k। तो बी सी भी आ गया आपका। अब क्या निकाल लो, ए सी निकाल लो। ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी निकालेंगे ए का सी। तो 3 से 2 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3 को 2 से माइनस करेंगे आई आ जाएगा। -4 + 1 माइनस का 3j -4 -1 तो -4 -1 कितना आएगा, ये निकालना बताया ना मैंने अभी आपको कैसे निकालते हैं। इसको इससे माइनस करते तो निकल जाता। तो -4 -1 कितना आ जाएगा, -5k। अब चेक कर लेते हैं हमने सही किया है गलत किया, अभी पता चल जाएगा। तो हम सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यहाँ मत निकालो, ऐसे निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कितना आ गया है, 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट ही जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहीं लिख दो, 36 और 5 1 4 और 1 5, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41 आ गया ये। आप देख लेते हैं और कुछ, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी निकाल लो। अब वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी कितना आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 4 1 5 और 1 6, वेक्टर ए सी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, तो 9 और 1 10 10 और प्लस 25 35,
ठीक है। तो अब देखो क्या इनका स्क्वायर करने पे हम ये आ पा रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है, रूट में 41 है। तो रूट में 41 मतलब ए बी जो है आपका, ए बी जो है ना वो आपका मैग्नीट्यूड, वो आपका हाइपोटेनस है, हाइपो है, ये याद रखना। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो वेक्टर ए सी है ना, जो वेक्टर ए बी है वो आपका 41 है। तो ए से बी, तो ए से बी ऐसा जाएगा, ये बी टू, फिर बी से सी तक आ रहे थे हम, तो ये वेक्टर ऐसे आएगा बी से सी, और फिर ए से सी तक आ रहे थे तो ए से सी तक ये लिख लो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप सी से ए तक भी जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आंसर वही आना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें क्या, द वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, हमें यही शो करना है। तो हम ऐसे करेंगे कि वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, तो ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। तो आप सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, वेक्टर ए बी, इन दोनों का सम ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो ए बी हो गया, ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, रूट 41 का स्क्वायर 41 आ जाएगा, रूट बी सी का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस रूट ए सी का स्क्वायर 35, जोड़ दो, क्या 41 इक्वल टू 41 आ गया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बस सिंपल है। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, हमने कैसे किए हैं सारे टाइप के। ओके, अब इससे रिलेटेड और कई टाइप बनते हैं ना, तो वो भी डिस्कस हम कर लेते हैं। ओके, या फिर हम ऐसा करते हैं कि हमने तो हर टाइप के क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिए हैं 10.2 के। ठीक है, इसके बाद हम जब मिक्स क्वेश्चन कर रहे होंगे ना पूरे चैप्टर के, तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि 10.2 जो एक्सरसाइज है हमें वो भी करनी चाहिए साथ साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सारा बेसिक और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका माइंड सेट बन जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।